नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा 2020 में जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था। तो देखिए, आरपीएससी के द्वारा जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होता है उसमें पेपर 2 होते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है वो सबके लिए सेम होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं। तो जो ग्रुप सी, ए बी सी 3 ग्रुप में एग्जाम हुआ था, उसमें ग्रुप सी में जो फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे, जो 9 जनवरी 2020 को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था आरपीएससी प्राध्यापक जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज का। 2018 की वैकेंसी थी और 20 में इसका एग्जाम हुआ था। इससे पहले इसी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में मैंने पहले भी ऑलरेडी एग्जाम्स फर्स्ट ग्रेड में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपने रेयर एजुकेशन चैनल पे डाले हैं। तो उनका समय समय पे एनालिसिस कीजिए। और इसका जो मैं आंसर बताऊंगा वो आरपीएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जो जारी की गई थी उसी के बेसिस पे मैं इसके उत्तर की बात करूंगा। तो आप नो डाउट अपने तरीके से आप देख सकते हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपने सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा जो है वो उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है संपूर्ण मद्य विनिषेध, दूसरा है भूमि कर में 50% की कमी, नमक कर का उन्मूलन और भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। और भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता की जो मांग थी वो गांधी इरविन समझौते के समक्ष गांधी जी के द्वारा नहीं रखी गई थी। अब देखिए यहाँ पे अगर गांधी जी के बारे में गांधी और इरविन समझौता की बात करते हैं तो ये 1931 में गांधी जी के जो गोलमेल सम्मेलन जो हुआ था लंदन में, उससे पूर्व जो महात्मा गांधी जी थे और उस टाइम के जो तत्कालिक वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, तो जो इरविन और गांधी जी जो थे उनके बीच में समझौता हुआ था और ये राजनीतिक समझौता था। इसी को ही क्या नाम से गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ठीक है। तो ये इसको ये जो गांधी जी के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे क्या नाम से कुछ मांगे थी, उनको स्वीकार कर लिया गया था। गोलमेल सम्मेलन में जाने के लिए उनको राजी करने के लिए किया गया था। तो कुछ एक मांगे थी जो यहाँ पे प्रस्तावित कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह कौन था? तो ये सामान्यतः कोटा में हत्या कर दी मेजर बर्टन जो था, वहां का पॉलिटिकल एजेंट कोटा का था और यहाँ इसकी जो है वो हत्या कर दी गई थी। ठीक है। और देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति से कुछ एक फैक्ट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। राजस्थान में जो अगर क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो ये 28 मई 1857 को कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? नसीराबाद, अजमेर। ठीक है, ये नसीराबाद में प्रारंभ हुई थी। और ये यहाँ पे क्या नाम से विद्रोह किसने किया था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने की थी। ठीक है। और जो यहाँ पे जो बर्टन जो थे, ये कोटा में जो क्रांति जो भड़की थी वो 15 अक्टूबर को भड़की थी। और कोटा की जो राजकीय सेना थी, जो उन्होंने क्या किया था कि जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में रेजिडेंसी को घेर लिया था, कोटा की रेजिडेंसी को। ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम से जो मेजर बर्टन जो वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे उनके पुत्र थे। तो एजेंसी थी, एक सर्जन था, एक डॉक्टर शेडलर। इन दोनों की क्या नाम से हत्या कर दी गई थी, बर्टन को मार दिया गया था। इसी प्रकार से यहाँ पे कोटा से संबंधित ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए जो प्रेरित जो है वो किया था। तो इसका जो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल जो सेना नायक था वो कौन था? तो देखिए मुगल जो सेना नायक जो था वो था क्या नाम से अपने जयसिंह फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पुरंदर की जो संधि हुई थी ना वो 1665 में हुई रही है। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? ये शिवाजी के बीच में। देखिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो देखिए पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जो है वो वल्लभाचार्य जी थे। अब जो ये वल्लभाचार्य जी हैं उन्हें वल्लभाचार्य जी हैं उनको क्या नाम से वेशवानर अवतार भी कहते हैं, जिसको अग्नि का अवतार भी कहा जाता है। और वेद शास्त्र में ये पारंगत थे। ठीक है। और इस प्रकार से इनके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पति के राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए
खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। तो किसके कहने पे आए थे? तो ऑप्शन इसका उत्तर सही हो जाएगा, रास बिहारी बोस के कहने पे आए थे। ठीक है, देखिए रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक जी आ गए थे और क्रांति आयोजन करने के लिए राजपुराना की जो खरवा रियासत थी इसके शासक ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। लेकिन अंग्रेजों के जो विरुद्ध जो विद्रोह करने के आरोप में उन्हें जो टोडगढ़ जो है ना, टोडगढ़ दुर्ग में 4 साल का जो है कारावास भोगना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कहाँ और कब आर्य समाज की जो है स्थापना हुई थी? तो आर्य समाज की दोस्तों स्थापना हुई थी मुंबई में 1875 में। ठीक है, और स्थापना जो है करने वाले कौन थे? वो स्थापना करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती और स्थापना करने वाले और किसकी प्रेरणा से की थी? तो वो थे बिरजानंद जी थे। उनकी जो प्रेरणा से क्या नाम से दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1857 में की थी और 1877 में इसका जो मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, और जो ये आर्य समाज का स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने गौ सेवा के लिए गोरक्षणी सभा की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो सामान्यतः सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली वाला। ये प्रारंभिक जो है वो है। अब देखिए ये जो हुमायूं का मकबरा है ना, ये दिल्ली मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण है। और दूसरी बात क्या है कि इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने भविष्य में जो है ताजमहल को जन्म दिया था। ठीक है, तो जो ताजमहल में वो शैली है वो सारी हुमायूं का मकबरा से ली गई थी, डिजाइन वगैरह। और यह मकबरा जो है वो जो इनकी हुमायूं जी थे उनका विधवा बेगम थी हमीदा बानो, इसके आदेश के अनुसार 1562 में इसको निर्माण जो किया गया था। अगर इसकी वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार जो है वो है मिराक मिर्जा हिया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम में अगला पद जो है वो कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे अगला पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सामान्यतः 8, 10, 18, 44, 124 दे रखे हैं। तो यहाँ पे 8 + 2 बराबर क्या हो रहा है? 10। यहाँ पे 2 जोड़ा गया है तो 10 हो गए। अब यहाँ पे 10 जो है 10 + 8 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 + 8 = 18। ठीक है, इधर देखो आप 10 18 + 26 = 44। अब इनको डिवाइड करेंगे तो 3 × 8 + 2 = 44। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने 366। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ए का भाई है तथा सी ए की पुत्री है, डी बी की बहन है, ई सी का भाई है, तो ई का जो चाचा है वो कौन है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में कौन से 2 चिन्हों एवं 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही बन जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने, देखो 4/3 + 2 × 4 - 8 = 12। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 8 भाग और x। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद जो है वो किसने किया था? देखिए पंचतंत्र जो लिखा किसने था? वो कौन था? विष्णु शर्मा। ठीक है, और विष्णु शर्मा ने क्या नाम से पंचतंत्र जो है वो लिखा था। और सामान्यतः पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद करने वाले जो थे वो अबुल फजल थे। ठीक है, और अबुल फजल जो है ना अकबर के जो है वो मुख्य सलाहकार और सेक्रेटरी भी थे, सचिव थे। और इन्होंने जो अबुल फजल ने अकबरनामा भी लिखा है। ठीक है, ये भी बार बार क्वेश्चन आ जाता है, अकबरनामा जो किसने लिखा है? वो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, इनको इनकी उपाधि दी गई थी दीन ए इलाही। ठीक है, ये थोड़ा फैक्ट अपने को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 13 क्वेश्चन है, नंबर 13, बहुपद p x = x - 2 स्क्वायर + 4 के शून्यों की संख्या जो है वो क्या रहेगी? तो इसका जो उत्तर है वो है, डिलीट कर दिया गया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, समीकरण युग्म 3x + y = 81,
81x माइनस वाई बराबर 3 का हल है। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा अपने x बराबर 17/8, y बराबर 15/8। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी का माध्य m हो तथा ए बी बी सी सी ए ओ तथा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3m स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य या माध्यिका का अनुपात 2:3 है, तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5:3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में से 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 33.1। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 इंटू 33 इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या जो है वो क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर माना जाता है। 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा? तो इसका जो उत्तर जो है वो हो जाएगा अपने 9। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? तो परा उपसर्ग से यहाँ पे नहीं बना है। हिंदी की क्वेश्चन यहाँ से अपने को देखने के लिए मिल रहा है। परामर्थ ये बना है, पराधीन ये नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? अर्थ भेद सुमेलित नहीं है देखना है, तो देखिए यहाँ पे पदन वदन शरीर और मुख, कृत्य कृत्य किया हुआ खरीदा हुआ, अनिल अनल आग और हवा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिल अनल आग और हवा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सकर्मक क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो अपने को यहाँ पे देखना है। तो सकर्मक जो क्रिया का प्रयोग हुआ है, रमेश भोजन कर रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है? तो सामान्यतः यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 है दुर्घटना। ठीक है, ये उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? सही संधि उत्तर प्लस एन उत्तरायण, तथा प्लस एव तथेव, सत प्लस मति सदमति, सत प्लस गति सदगति, तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सत प्लस गति सदगति। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दौरान अभियान के उद्देश्य को चिन्हित कीजिए है। तो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर था 24 के बाद में क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इंग्लिश से है। चूज द राइट क्वांटिटिव एंड फिल द ब्लैंक। द वेदर वाज द ट्राइबल वी डिसाइडेड टू द डिले और प्रोग्राम, तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा देयरफॉर। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस आई एम सॉरी सो एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डिडेंट नाउन। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यूज द करेक्ट सुफिक्स देयर वाज ए ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, तो इसका जो सही जो उत्तर माना जाएगा वो हो जाएगा ISH। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इन द करेक्ट ओवर ऑफिस इन नियर टू द एयरपोर्ट। ठीक है, A और B इसको वो करना है। तो सो इट विल बी इजी फॉर यू गेट हेयर, C और D, तो यहाँ से अपने को इसको वो करना है, तो इसका जो उत्तर जो माना जाएगा वो माना जाएगा B। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन वोट से सी सेड एग्री व्हाट आई हैव ऑलरेडी हियर्ड, तो इसका जो सही उत्तर है वो है विद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को चिन्हित करेंगे, तो जल स्वावलंबन गांव का विकास करना बिल्कुल सही है, भूजल स्तर को बढ़ाना बिल्कुल सही है, और फसल पद्धति में बदलाव बिल्कुल सही है, तो तीनों सही है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG में 31 मार्च 2019 तक कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? 1 करोड़ मकानों का जो है वो लक्ष्य इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना है ना, ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका जो है कार्यक्रम चलाया जाता है।
और ये जो है पहले जो गए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, इससे पहले का नाम था इंदिरा आवास योजना, IAY था। इसी का नाम परिवर्तन करके ये क्या नाम से PMAYG हो गया। ठीक है, तो पहले इसको इसी योजना को क्या नाम दिया करता था, इंदिरा आवास योजना। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान IELD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा जयपुर में स्थित है। ठीक है, देखिए जो राजस्थान IAD कौशल विश्वविद्यालय जो जयपुर में स्थित है ना, तो IAD कौशल विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश आया था 2017 में। ठीक है, तो इसके अनुसार जो अपने गवर्नर जो है, गवर्नर ने 2 फरवरी 2017 में इसको गठन कर इस पर मोहर लगा दी थी। और इसकी स्थापना के बाद राजस्थान की जो पहचान है ना, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरी। प्रदेश के लाखों युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण हासिल किया गया। इसी के तर्ज पे RSLDC की भी स्थापना की गई। ठीक है, RSLDC जो खोली गई है वो भी इसकी स्थापना के बेसिस पे हुआ है, और जो झालानी डोंगरी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कुसुम योजना के बारे में, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार जो है वो कीजिए। तो योजना की घोषणा जो है वो 2018 के संघीय बजट पर की गई थी। सही है। योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकता है। सही है। सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। ये भी सही है। तो ABC ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जनगणना के संबंधित एक क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या पूछ रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो इसका जो उत्तर है वो 13.5% प्रतिशत इसका उत्तर है। देखिए, जनगणना 2011 से संबंधित जो है यहाँ पे ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का विवरण पूछा है। तो 2011 से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 13.5% है। ठीक है, और अगर भारत स्तर की बात करें तो भारत में क्या नाम से 8.6% का वो है प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35, निम्नांकित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा GSLV MK3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है INS अरिहंत जो है ये क्या नाम से विमान वाहक युद्धपोत है, परमाणु पनडुब्बी है, फ्रीगेट है, या फिर ये युद्धपोत है? तो जिसका उत्तर हो जाएगा वो परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, भारतीय नौसेना जो है, भारतीय नौसेना पोत जो है ये अरिहंत जो है, अरि प्लस शत्रु हंत मारना। तो अरिहंत मतलब अरि और हंत, हंत मतलब मारना। तो इसलिए परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम जो है पनडुब्बी है। निर्माता है पोत निर्माण केंद्र SBC है, जो विशाखापट्टनम भारत के द्वारा यहाँ पे बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, पुस्तक 21 लेसन्स फॉर 21 सेंचुरी के लेखक कौन है? तो सामान्यतः इसका उत्तर होगा युवाल नोवा हरारी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना एक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 तक, गंभीर बीमारियों से रुपए लेके 3 लाख तक का बीमा कवर देती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं केवल सरकारी अस्पतालों के माध्यम से नहीं 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 नहीं, ये सरकारी में नहीं है, प्राइवेट में भी है। तो इसका केवल ए सत्य ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपरूप नहीं है? अपरूप नहीं है। तो सामान्यतः इसे उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने बेंजीन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कार्बन जो है ना एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु, अधातु। और इसकी परमाणु संख्या जो होती है ना वो होती है 6। ठीक है, इसकी आधुनिक आवर्त सारणी के लिए ऑप्शन 4A में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात है। तो सामान्यतः इसका जो उत्तर होगा 3:4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा किलोवाट घंटा में है। तो सामान्यतः इसका वाट वे विद्युत ऊर्जा अगर ज्ञात करनी है तो एक सूत्र है वाट इंटू समय, समय इंटू दिन। ठीक है, और बटा में 1000। तो सामान्यतः यहाँ पे देखिए 100
100 वाट का है, तो 100 वाट का बल्ब हो गया, तो 100 इंटू 6 घंटे चल रहा है, ठीक है, इंटू क्या है 1 दिन, बटा क्या है 1000, तो काटने के बाद में 0.60, तो इसका उत्तर दो, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्त चाप के अवयवों का सही क्रम है। तो प्रतिवर्त चाप का अपन यहाँ पे सही क्रम देखेंगे तो सामान्यतः अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में किसे पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। तो 2018 में सामान्यतः गुलाम मुस्तफा खान को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन, प्रशासन से असहयोग, उच्चतम न्यायालय की सलाह को अस्वीकृत, निषेधाधिकार का दुरुपयोग। तो सामान्यतः इसका उत्तर जो है वो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा एक विशेष जो है प्रक्रिया होती है जिसे महाभियोग बोलते हैं, इसके द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इस संविधान संशोधन व सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः ही स्थापित किया गया। तो सामान्यतः 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये हटाया गया था। देखिए मूल संविधान में क्या देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। इसमें 3 शर्तें होती हैं, एक तो होता है युद्ध होता है, बाहरी युद्ध हो गया, कोई बाहरी कोई गृह युद्ध हो गया, बाहरी कोई आक्रमण हो गया, बाहर से किसी देश ने आक्रमण, या फिर अंदर ही सशस्त्र विद्रोह कर दे जनता। तो इन 3 कंडीशन में 352 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति संविधान ये क्या नाम से इमरजेंसी लगा सकता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह है शब्द था पहले, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया है संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। तो संविधान के अनुसार संघीय मंत्री अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बने रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक जो है वो क्या है। तो सामान्यतः प्रमुख घटक जो है ना मेथेन गैस होती है। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है। तो देखिए 371 जो अनुच्छेद है, 371 अनुच्छेद के अंदर महाराष्ट्र एवं गुजरात जो है ये क्या नाम से संबंधित है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 371 की अगर बात करें ना, 371 अनुच्छेद क्या है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या है कि कुछ राज्य दे रखे हैं जो विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति जो है ना बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ नागालैंड और मणिपुर, ये 4 जिले हैं जिनके लिए क्या नाम से विशेष प्रावधान किए गए हैं। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो देखिए रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है ना वो सामान्यतः है हाड़ौती का पठार जो है वहां क्या नाम से ये है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, राजस्थान में धूल भरी आंधियां डस्ट स्टॉर्म्स चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। तो सामान्यतः है इसका जो उत्तर होगा संवहनीय क्रिया जो होती है उससे क्या नाम से ये धूल भरी आंधियां चलती है। देखिए धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक जो दशा संवहनीय क्रिया है ना, तो राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां गंगानगर जिले में चलती है। कहाँ चलती है, गंगानगर में ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, 2001-2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है। तो भाई साहब इसमें नागौर जिला ऐसा है जिसकी क्या नाम से अधिकतम जनसंख्या अंकित की गई है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2001 से 2011 के दशक में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राजस्थान में देखे ना तो 30.2% की वृद्धि हुई है, लेकिन सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है ना वो नागौर है सर्वप्रथम, और नागौर की जो है वो 66.67% की क्या नाम से बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और जैसलमेर की लगभग 50% बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं दे रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद, ठीक है। देखिए उच्च न्यायालय जो होता है ना, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है
सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। और संविधान का जो भाग कौन से भाग में स्थित है? सुप्रीम कोर्ट 5वें भाग में। और अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट आता है साहब। अब 147 में की शक्तियों को कार्यों का वर्णन किया गया है 147 तक, 124 से 47। तो संविधान में 124 में व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है ना, और कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्ट अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित जो है वो किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर जिले में, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे मानचित्रण के संबंध में सही नहीं है ढूंढना है। तो देखिए इसे कभी कभी शैक्षिक मानचित्र भी कहा जाता है, बिल्कुल। यह स्थानीय क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, ठीक है। इसमें 3 महत्वपूर्ण चरण निदान, प्रेक्षण और प्रस्ताव शामिल है, बिल्कुल सही है। यह भविष्य दर्शी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। भविष्य दर्शी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भविष्य दर्शी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए तो नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर सुनिए। इधर दे रखा है खनिज, इधर राजस्थान में खनन क्षेत्र दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे सामान्यतः कूट दे रखा है। तो सर्वप्रथम अपन इसकी बात करते हैं। तो पाइराइट जो है वो कहाँ निकलता है? तो जो पाइराइट जो निकलता है वो निकलता है भाई साहब, पाइराइट जो है वो सलादीपुर सिक्कर से निकलता है, ठीक है। टंगस्टन जो है वो कहाँ से निकलता है? टंगस्टन निकलता है डेगाना नागौर से। तांबा जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? खेतड़ी सिंघाड़ा झुंझुनू से। और लाइमस्टोन जो निकलता है वो निकलता है बिलाड़ा जोधपुर से। तो लाइमस्टोन चूना पत्थर जो निकलता है वो बिलाड़ा जोधपुर से। इस प्रकार से ये इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 1, ब का 2, से का 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही जो है वो नहीं है? ठीक है, सही नहीं है ढूंढना है। तो इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंधित, बिल्कुल सही है। इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल सही है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, बिल्कुल गलत। इसका उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, प्रबंधन का POSDCORB पोस्ट कॉर्ब सूत्र निम्नलिखित में किसने दिया था? तो सामान्यतः है इसका जो सूत्र जो था वो लूथर, गुलिक एवं उर्विक ने दिया था। अब आप ये पूछोगे कि यार ये है क्या, ये प्रबंधक क्या है? तो सामान्यतः यहाँ पे कुछ एक कुटांक जो दिए हैं लूथर, गुलिक एवं उर्विक ने, तो ये सामान्यतः पी से दे रखा है इन्होंने प्लानिंग, PLANING प्लानिंग दे रखा है, प्लानिंग दे रखा है। दूसरा दे रखा है प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन करना, ठीक है, POSDCORB। तो इस प्रकार से ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। एस का मतलब है स्टाफिंग, STAFFING स्टाफिंग मतलब नियुक्ति करना। डी का मतलब है डायरेक्टिंग निर्देशित करना। सी का मतलब है कोऑर्डिनेशन समन्वय करना। आर का मतलब है रिपोर्टिंग प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और बजट गेटिंग मतलब बजट प्रस्तुतिकरण। इस प्रकार से ये जो व्यवस्था जो है लूथर, गुलिक एवं उर्विक ने यहाँ पे दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है ढूंढना है। तो सामान्यतः यहाँ पे विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है, बिल्कुल सही है। किसी मुद्दे के समर्थन में विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, बिल्कुल सही है। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटरिंग करता है, बिल्कुल सही है। विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यक वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है, यह गलत है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, सही उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि होती है मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर माना जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? तो देखो यहाँ पे 2009 की जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून है, इसमें क्या नाम से किस अध्याय में है? तो अध्याय जो 4 है, अध्याय 4 में क्या नाम ऑप्शन नंबर 3 में शिक्षकों की
जिम्मेवारी का जो वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ कर दिया? तो सामान्यतः यह है 2018 से सैनिक स्कूल का प्रारंभ कार्य हो गया। देखिए राजस्थान में जो दूसरा सैनिक स्कूल झुंझुनू में अप्रैल 2018 में खोला गया था। ठीक है, सरकार ने स्कूल के लिए दोरासर गांव है एक झुंझुनू में, इसमें 100 एकड़ जमीन आवंटित की है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था कुछ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा। तो बालिका कस्तूरबा बालिका माध्यमिक शिक्षा, इसका आरपीएससी के द्वारा उत्तर कुछ भी नहीं माना गया, डिलीट कर दिया गया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानवाणी है एक शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क, एक शैक्षिक दूरदर्शन चैनल, एक आभासी कक्षा, मूडल आधारित अधिगम। तो इसका जो उत्तर है वो शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है ज्ञानवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? तो सर्वोच्च निकाय जो है केंद्रीय गवर्निंग परिषद। ठीक है, ये 63 जो है इसका उत्तर केंद्रीय गवर्निंग परिषद हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो सर्वोच्च निकाय केंद्रीय गवर्निंग परिषद, इसी को बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में CGC भी बोल सकते हैं ना। जो रक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है DISE। DISE ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन में दिया गया है, विद्यालय मानचित्र के नैदानिक स्तर पर निम्नांकित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है? नहीं है बताना है। तो विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन, विद्यालय की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन, विद्यालय की वर्तमान आवश्यकताओं के भौगोलिक वितरण का अध्ययन, विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन। तो सामान्य इसका उत्तर विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के स्काउट मैंने बताया था ना 7 जनवरी 1950 में। ये पहले जो 6 जनवरी 2020 को एग्जाम हुआ जीके वाला, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है? क्या है? नहीं है। तो सामान्यतः यहाँ देखना है तो ये भरतपुर जो है उसमें आवंटित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है? ठीक है, तो SIERT उदयपुर में नहीं है। अध्यापक शिक्षा विभाग बिल्कुल है बीकानेर में, वो उदयपुर में। विज्ञान एवं गणित विभाग भी है, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन भी है, स्त्री अध्ययन विभाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तन कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2007 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई? तो यहाँ पे संस्कृत रचना की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए गुप्त काल में कामंद नीतिसार बिल्कुल गुप्त काल में रची गई, ऋतु संभार भी ऋतु इसमें गुप्त काल में रची गई, कामसूत्र भी गुप्त काल में रची गई, विक्रमांक देवचरितम जो है वो गुप्त काल में नहीं रची गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए गुप्तकालीन साहित्य रचनाएं और लेखक की अगर बात करें ना तो इसमें कुछ एक जैसे सामान्यतः कामांद नीतिसार जो है ये क्या नाम से शेखर द्वारा रची गई है, ये शेखर ने रची है। इसके राइटर जो है वो कौन है? शेखर है। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन ने लिखा है, वात्स्यायन। ठीक है, ये जैसे ऋतु संहार जो है वो ऋतु संहार किसने रचा है? ये कालिदास ने रचा है। अब कालिदास की बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे मेघदूत हुई, कुमार संभव हुई, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा ने लिखी है। एक रत्नावली आती है, हर्षवर्धन ने लिखी है, हर्षचरित्रम बाणभट्ट वगैरह, खूब सारी कृतियां हैं, उनका अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। तो विद्या का केंद्र प्राचीन काल में कौन था? चुनार, अरिकोंडुक, वल्लभी। वल्लभी विद्या का केंद्र था, क्योंकि गुजरात के जो काठियावाड़ क्षेत्र जो पड़ता है ना उसमें आधुनिक वल था। आधुनिक वल नामक एक स्थान पर जो वल्लभी एक राज्य था, वहां पे क्या नाम से शिक्षा था, संस्कृति का प्रमुख केंद्र वहां पे उस टाइम पे रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है, रेले आयोग भी शिक्षा से संबंधित, शेडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित है, स्ट्रेची आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए शिक्षा के सुधार से संबंधित बहुत सारी समय समय पर आयोग आए हैं। अगर अपन थोड़ा विस्तृत करें तो देखिए एक शेडलर जो आयोग आया है ना, ये शेडलर जो आयोग आया है वो 1917 में आया है। ठीक है, अब ये जो शेडलर आयोग है, इस आयोग का गठन तो 1917 में हो गया, और ये कहाँ हुआ? ये कलकत्ता में हुआ।
अब इसमें क्या है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एमी सेडलर थे, उनके नेतृत्व में इसका जो है वो किया गया था। अब इधर देखिए हंटर आयोग की स्थापना की बात करें ना, तो हंटर आयोग की जो स्थापना है 1882 में की गई थी। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है। और भारतीय शिक्षक आयोग भी हंटर आयोग को कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से व्यवस्था दी गई है। रेले आयोग की बात करें तो रेले आयोग टॉम्स रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास, अनुसंधान को बढ़ावा देना, है ना, फेलोशिप 50 से बढ़कर 50 से बढ़ाकर 100 करना, ये खुद सारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह ये रेलो आयोग के द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार से तीनों जो है वो एजुकेशन से संबंधित आयोग है। स्ट्रेची आयोग एजुकेशन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनके बारे में विस्तृत विवेचन करेंगे। तो देखिए, उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का बिल्कुल ये बंग दर्शन जो है इन्होंने ही रची थी। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे हैं, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? सत्य केवल ए सत्य है, बिल्कुल गलत। केवल बी सत्य है, बिल्कुल गलत। ए और नहीं बी, ए और बी दोनों सत्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन अब है 74 नंबर, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन जो है वो किसने कहा था? तो ये जो कथन जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है, इनके बारे में अगर बात करें, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म जो था ना वो 1897 में हुआ था, ठीक है। ओडिशा में हुआ इनका जन्म, ठीक है। और इन्होंने क्या है कि इनके अनेक सारे विचार थे। इनके कुछ एक कथन भी प्रचलित थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना, गलत व्यक्ति के साथ समझौता करना है। खूब सारे इनके कोटेशन दिए गए हैं, तो इनको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया था? देखो सुभाष चंद्र जो बोस जी थे ना, इन्होंने क्या कि कांग्रेस में ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना कर दी थी, ठीक है, कांग्रेस से अंदर अंदर ही। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। तो नहीं है तो इसका सामान्यतः है सारनाथ, चार सिंह बिल्कुल सही है, अशोक स्तंभ और शीर्ष, रामपुर सांड बिल्कुल सही है, सकिंसा अश्व बिल्कुल ये गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संकिंजा उस अश्व जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार से अपन ने 75 क्वेश्चंस जो 9 जनवरी 2020 को एग्जाम हुआ था उसका जीके का पेपर अपन ने एनालाइज किया है। तो इसको बार बार देखिए, अपने वीडियो को पॉज करके देखिए, क्वेश्चन को पॉज करके देखिए, खुद उत्तर सोचिए, उसके बाद में मैंने जो बताया उस उत्तर को देखिए, ताकि अपना कॉन्शियस उन क्वेश्चन के ऊपर काम करे। ओके, थैंक यू। इसी प्रकार से मैं आगे वीडियो लाता रहूंगा। इसी रेयर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद, थैंक यू।